हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के क्लास 4 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमने पिछली वीडियो में 3 टॉपिकों को ख़त्म कर दिया है। यूरोप में राष्ट्रवाद का किस प्रकार से उदय हुआ, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार कैसे उत्पन्न हुआ, और कल हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण देखा था किस प्रकार से हुआ। तो राष्ट्रवादी के निर्माण में उदारवादी राष्ट्रवाद भी आता है। तो किस प्रकार से उदारवादी राष्ट्रवाद की क्या मायने थे, क्यों उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि उदारवाद कहते किसे हैं, उदारवाद क्या है और यह क्यों उत्पन्न हुआ। तो यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशक में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े थे। तो हम लोग देखेंगे उदारवाद क्या है। उदारवाद लिबरलिज्म से मिलकर के बना है, लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो यह लीवर पर आधारित है और लीवर का जो अर्थ है वह है आज़ाद। लीवर का अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। यानी नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। यानी राजनीतिक रूप में उदारवाद क्या है, एक ऐसी सरकार है जो सबकी सहमति से बना हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। तो इसमें सर्वप्रथम यही है कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसके बाद से उदारवाद निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति और संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। यानी ये जो उदारवाद था यह इन निरंकुश शासकों का प्रतिनिधित्व करता था और उन्हीं के समक्ष रहता था, उनका साथ देता था। तो 19वीं सदी के उदारवादी जो थे निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। यानी जो 19वीं सदी के उदारवादी व्यक्ति थे वह निजी संपत्ति यानी अपने ही धन के स्वामित्व यानी अधिकार की अनिवार्यता को समझते थे, उसी पर अधिक बल देते थे। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि जो कानून की बराबरी है, कानून के समक्ष जो सबकी बराबरी का विचार है वह सबके लिए मताधिकार, सबके मत के अधिकार के पक्ष में हो। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। यानी जो प्रजातंत्र था, उदारवादी प्रजातंत्र जो था फ्रांस में, वह पहला ऐसा राजनीतिक प्रयोग था जिसमें केवल जिसके पास अधिक से अधिक संपत्ति होती थी वही पुरुष इसमें चुने जाने का अधिकारी होता था। उदारवादी प्रजातंत्र में जैकोबिन के शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। यानी केवल कुछ ऐसा ही जो संपत्ति विहीन पुरुष थे, सभी महिलाओं को और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। यानी जिन पुरुषों के पास अधिक संपत्ति होती थी उन्हें ही ये राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। लेकिन जिन पुरुषों के पास संपत्ति नहीं थी, धन नहीं था, और महिलाओं यानी जिन पुरुषों के पास धन नहीं था और सभी महिलाओं को इस राजनीतिक अधिकारों से दूर रखा गया। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन के शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। यानी जब जैकोबिन का समय था, ये शासक था, तो उस समय सभी वयस्क पुरुषों को, यानी चाहे किसी के पास धन हो या ना हो, जिसके पास संपत्ति हो उसे भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त था, और जिसके पास धन नहीं था उन पुरुषों को भी राजनीतिक मताधिकार प्राप्त था। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आए। लेकिन जब नेपोलियन की संहिता को देखा गया
तो उसमें इस सीमित मताधिकार को वापस आ गया, यानी फिर वही नियम लागू हो गया कि जिन पुरुषों के पास धन होता था उन्हें ये राजनीतिक मताधिकार प्राप्त था और जिनके पास नहीं होता था उन्हें अधिकार नहीं प्राप्त था। और उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया और महिलाओं को उन्होंने एक आवश्यक दर्जा प्राप्त कराया जिसमें वह अपने पिता और अपने पति के अधीन कर दी गई, यानी उन्हीं के अनुसार वह कार्य करने का उन्हें अधिकार दिया गया। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाया, यानी जो जिनके पास धन नहीं था, जो संपत्ति विहीन पुरुष थे और सभी महिलाओं ने 20वीं सदी के प्रारंभ में ही अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगी और इसके लिए उसके विरोध में उन्होंने अनेक प्रकार के आंदोलन भी चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था, यानी जो आर्थिक क्षेत्र था, आर्थिक क्षेत्र में जो उदारवादी बाजार थे उनकी मुक्ति के लिए और सभी चीज़ों तथा पूंजी के कहाँ से कौन सा सामान किस राज्य से आता है और किस राज्य में जाता है, यानी आवागमन पर राज्य के द्वारा जो नियंत्रण लगाया गया था कि बिना सरकार से पूछे कोई भी सामान आवागमन नहीं किया जा सकता है, तो उसको खत्म करने के पक्ष में उदारवादी थे। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। नेपोलियन ने अत्यधिक प्रशासनिक कदमों को उठाते हुए जो छोटे छोटे प्रदेश थे उन्हें मिला करके 39 राज्यों का एक महासंघ बना दिया। इसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा नापतोल प्रणाली थी, यानी जो इसमें छोटे छोटे प्रदेश थे, इसमें क्या था कि कौन सा अपनी अपनी मुद्रा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मुद्रा और नापतोल की प्रणाली को अपनाया गया था। 1833 में हैम्पबर्ग ने न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था, यानी जब 1833 ईस्वी में कोई भी व्यक्ति हैम्बर्ग या न्यूरेमबर्ग जाता था अपने सामान को बेचने के लिए, तो उसे व्यापारी को 11 सीमा शुल्क देना पड़ता, यानी 11 में नाकों से जब गुजरना पड़ता था, 11 नाकों से, तो उसे सीमा शुल्क हर बार देना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता, यानी जितनी बार वह जाता था उतनी बार उसे 5% सीमा शुल्क, सीमा से बाहर जाता था। चूँकि एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने सामान को बेचने के लिए जाते थे तो उन्हें सीमाओं पर 5% शुल्क हमेशा देना ही पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। सीमा शुल्क वस्तुओं को पहले वजन किया जाता था कि कितने केजी या कितने वजन का है या वस्तु का आकार कैसा है, उसके अनुसार सीमा शुल्क लगाए जाते थे। चूँकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल की व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था, यानी जो क्षेत्र था उसकी अपनी अपनी नियम थे, नापतोल की व्यवस्था अपनी अपनी थी कि किस हिसाब से वह कर लगाएगा, उस हिसाब से वह कर अपना लगाता था, जिसमें अत्यधिक समय लग जाता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले, कपड़े को नापने का पैमाना एले था, एक मापक यंत्र था एले, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जब यह जगह बदलती थी तो इसकी लंबाई घटती भी थी और बढ़ती भी थी, यानी कभी घट जाती थी और कभी बढ़ जाती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, यानी अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट एक देश का नाम है, वहाँ पर खरीदा जाता तो वह 54.7 सेंटीमीटर का मिलता था और वही कपड़ा जब फ्राइबर्ग में खरीदा जाता था तो वह 53.5 सेंटीमीटर का मीटर होता था। इसमें इतना लगभग 1 सेंटीमीटर का अंतर मिल जाता था। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं
लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। जो नए नए वाणिज्यिक वर्ग थे, यानी जो नए नए व्यापारिक वर्ग थे, तो वो ऐसी परिस्थितियों जहाँ 1 सेंटीमीटर कपड़ा बढ़ जाता था या घट जाता था, तो इसे अपने आर्थिक विनिमय मतलब लेन देन में, आर्थिक लेन देन का जो उनका विकास था, जो वो डेवलपमेंट हो रहा था उनका, उसमें वो बाधा मान रहे थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो हम विकास जल्दी नहीं कर पाएंगे और हमें विकास करने में बहुत समय लग जाएगा। तो वो क्या कर रहे थे, ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहे थे। माने वो ऐसे क्षेत्र में एक होकर के, एकीकृत यानी एक होकर के वह ऐसे आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में अपना, माने ऐसा आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जाए जहाँ पर वस्तु और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो, यानी बिना किसी बाधा के वस्तु का आवागमन किया जा सके और पूंजी का भी आवागमन, माने इस एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी सीमा शुल्क के आया जाया जा सके। 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। तो ऐसा करते हुए वो तो 1833 में हुआ, तब यहाँ पर 1834 में प्रसा एक राज्य था, तो प्रसा ने सर्वप्रथम अपने कदम को आगे बढ़ाया और एक ऐसे शुल्क संघ जिसका नाम जालवेराइन था, जालवेराइन नामक एक संघ स्थापित किया, जिसमें अधिकांश जो व्यक्ति थे वो जर्मन राज्य से ही थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। इसने क्या किया, सीमा शुल्कों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। उससे पहले 30 से ऊपर थी, उन्होंने मुद्राओं की संख्या 2 कर दी उससे। और जब 1833 में ये जो मुद्राओं की संख्या थी वो 30 से ऊपर रहती थी। आगे 1815 में एक नया रूढ़िवाद उत्पन्न हुआ। 1815 में नेपोलियन का वाटरलू में पराजय हुआ था। तो 1815 में क्या हुआ कि नेपोलियन की जब हार हो गई, तो यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी, यानी यूरोप की जो सरकार थी वह बाह्य आडंबर, विडंबना, ये सारी जो रूढ़िवादिता थी, ये जो धार्मिक भेदभाव थे, इन सब की भावनाओं से वह प्रेरित थी, वो थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। तो ये जो रूढ़िवादी थे ये चाहते थे कि जो समाज में ऊंच नीच व्याप्त है, यानी उच्च वर्ग निम्न वर्ग व्याप्त है, जो चर्च में केवल पादरी वर्ग ही जा सकते हैं और केवल संपत्ति, जिसके पास संपत्ति हो उसे ही राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं, तो ऐसे परिवार को बनाए रखने के पक्ष में थे वो चाहते थे ऐसा समाज बना रहे। लेकिन फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहले दौर में वापसी नहीं चाहते थे। लेकिन उसमें से जो अधिकतर आधा से ज़्यादा जो रूढ़िवादी व्यक्ति थे वह चाहते थे कि हम ये सारी जो भी पीछे स्थितियां थी उन स्थितियों को ना अपनाया जाए बल्कि आगे बढ़ा जाए। तो नेपोलियन द्वारा जो शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसे पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बना सकता था। यानी जब नेपोलियन ने जो भी परिवर्तन शुरू किया तो उस परिवर्तन को देख करके उन्होंने यह भाप लिया था कि जो यह आधुनिकीकरण हो रहा है, यानी जो ये बदलाव हो रहे हैं, जो ये परिवर्तन आ रहा है, यह हमारी पारंपरिक संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने में समर्थ है। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता है। यानी यह जो परिवर्तन है, नेपोलियन द्वारा किया गया जो परिवर्तन है, वह हमारे जो है कि ताकत को, हमारे राज्य की ताकत को, पावर को, शक्ति को और अधिक मजबूत बना सकता है। एक आधुनिक सेना, यानी जब हम इन परिवर्तनों का प्रयोग करेंगे तो हमारे राज्य में एक आधुनिक सेना यानी नए प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अधिक से अधिक सेनाएं, कुशल नौकरशाही, अत्यधिक कुशल नौकरों की व्यवस्था, गतिशील अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था में भी हमारे देश को, हमारे राज्य को मजबूती मिलेगी, हम अधिक पावरफुल होंगे। सामंतवाद और भूदासत्व, यानी हमारी जो सामंती व्यवस्था है वह अत्यधिक दृढ़ होगी और जो हमारे भूवर्ग पे जो मजदूर वर्ग हैं, जो दास हैं,
उनकी भी जो समाप्ति है तो समाप्ति होगी। यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। यानी जब हम ऐसी इन सारी परिस्थितियों में बदलाव करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो पूरे के पूरे यूरोप में जो भी निरंकुश शासन है, जो भी निरंकुश राजतंत्र है, भ्रष्टाचारी शासक जो बैठे हुए हैं, इन्हें अत्यधिक माने हम और अधिक मजबूत हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे यदि हम ये सारे परिवर्तन करते हैं। तो 1815 में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, यानी 1815 ईस्वी में जब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी, तो उसमें ब्रिटेन और रूस, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिल करके उसे हराया था। तो ये प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले, यानी रूस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया वियना राज्य में एकत्रित होते हैं और एक समझौता करने के लिए वहाँ पर एक सम्मेलन रखा जाता है। और इस सम्मेलन की जो मेज़बानी है वह ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की, यानी ऑस्ट्रिया को जो चांसलर है ड्यूक मैटरनिक, इन्होंने वहाँ की मेज़बानी की, अध्यक्षता की। तो इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलिया युद्ध के दौरान हुआ था। यानी इन्होंने वहाँ पर एक सम्मेलन इसलिए रखा ताकि जो 1815 ईस्वी में नेपोलिया के युद्ध में जो भी स्थितियाँ थी, जो भी बदलाव थे, उन्हें खत्म करना चाहा और एक नया नियम लागू करने के लिए इन्होंने इस सम्मेलन को रखा। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। और इसी सम्मेलन के बाद ही तुरंत फ्रांस की जो सीमा थी, जो बॉर्डर थे, उस पर कई ऐसे राज्यों को स्थापित किया गया, ऐसे कई राज्यों को स्थापना की गई और कायम रखा गया ताकि भविष्य में अगर फ्रांस कभी ये चाहे कि वह युद्ध करे या अपने राज्य का विस्तार करे, युद्ध जीत करके दूसरे राज्य पर आक्रमण करके अपने फ्रांस राज्य का विस्तार करे, तो वह ऐसा ना कर पाए। उसने क्या किया, उत्तर में नीदरलैंड्स राज्य स्थापित कर दिया जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमांट में जिनेवा जोड़ दिया गया। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। यानी ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का अधिकार सौंप दिया गया कि वह ऑस्ट्रिया के अधिकार क्षेत्र में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। लेकिन नेपोलियन जो छोटे छोटे कई 39 राज्यों को मिलाकर के एक नए महासंघ राज्य का स्थापना किया था, उसे जैसे कि तैसा ही रख दिया गया। इसका पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राज्य तंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। यह सब इसलिए इन शक्तियों ने तीनों महाशक्तियों ने मिल करके किया ताकि जो नेपोलियन के राजतंत्र थे उसे बर्खास्त किया जा सके। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था, और साथ ही साथ यूरोप में एक नई व्यवस्था लागू हो, एक नया नियम लागू हो, यह भी उनका एक लक्ष्य था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी, वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यानी जो 1815 ईस्वी में एक नई रूढ़िवादी शासन व्यवस्था स्थापित की गई जो अत्यधिक निरंकुश थी, अत्याचारी थी, भ्रष्टाचारी थी, वे कभी भी अपनी आलोचना और असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो मानती ही नहीं थी कि जिस पे उसकी सहमति ना हो वह कार्य ना हो, या जो वह कार्य कर रहा हो उस पर कोई व्यक्ति उस पर आलोचना करे, वह इसको बिल्कुल मंजूर नहीं था। और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। और वह ऐसी गतिविधियाँ ऐसे अगर थोड़ा बहुत वो जो नियम लागू करती थी सरकार, वो भले निरंकुश थी, जो नियम सरकार लागू करती थी उसके उस नियम पर यदि कोई व्यक्ति सवाल उठाता है तो वह उसे पूरी तरह से
दमन कर देता था, उसका नाश कर देता था। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार या झलकते थे। सरकारों ने ज़्यादातर सेंसरशिप बनाए, ऐसे नियम बनाए और उन नियमों का मुख्य उद्देश्य था अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में जो बातें व्यक्त हो रही हैं, जो कभी अपना अपना विचार दे रहे हैं, उस पर वह नियंत्रण लगा सकें, उस पर वह पूरी तरह से नियंत्रण लगा सकें, जिससे वह कभी अपनी अपनी किताबों में, नाटकों में या फिर अखबारों में ऐसी कोई भी बात ना छपे जिससे जनता के अंदर आक्रोश उत्पन्न हो, जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार या झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी, और जो नई रूढ़िवादी व्यवस्था थी उसके आलोचक ये चाहते थे कि जो ये सरकार है, जो नई उदारवादी राष्ट्रवादी ये रूढ़िवादी व्यवस्था है, वह उनके प्रेस की आज़ादी को पूरी तरह से मुक्त करें। वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।